नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी पर राहुल गांधी के जोरदार वार की, अधीर रंजन के निलंबन पर विपक्ष के बवाल की, बात करेंगे पीएम मोदी को इंडिया गठबंधन की चुनौती की, देशद्रोह कानून के खात्मे की, साथ ही जानेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे संसद में विपक्ष से डरी मोदी सरकार की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम के खिलाफ याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जाइए, हम नहीं कर सकते सीधे सुनवाई। महाराष्ट्र के एनसीपी विधायक नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 महीने बाद जेल से आए बाहर। ऑनलाइन गेम पर 28% टैक्स का रास्ता साफ, लोकसभा में पास हुए जीएसटी संशोधन के 2 बिल। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 366 अंकों की गिरावट के साथ 65,323 पर हुआ बंद, निफ्टी 115 अंकों की गिरावट के साथ 19,428 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने मणिपुर मुद्दे को लेकर आज पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर महीनों से जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी इससे बेखबर हैं। मणिपुर में जातीय संघर्ष के 100वें दिन पीएम ने लोकसभा में गुरुवार को अपना मौन व्रत तोड़ा था, तो कैसे राहुल के सवालों में फंस गए पीएम मोदी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर पलटवार किया है। पीएम के उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री संसद में मणिपुर पर 2 मिनट बोले। मणिपुर में महीनों से आग लगी है, लोगों की जान जा रही है, लेकिन पीएम मोदी मुस्कुरा रहे हैं। पीएम मोदी के लोकसभा में दिए भाषण को लेकर राहुल ने कहा, कल प्रधानमंत्री ने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया, इसमें सिर्फ 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी है, लोगों की जान ली जा रही है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है, और प्रधानमंत्री हंस हंस कर बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी यहाँ कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने अपनी मणिपुर यात्रा को लेकर कहा, मैंने जो मणिपुर में देखा और सुना, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर में भारत की जान ले ली है। ये मेरे खोखले शब्द नहीं थे। जब हम मणिपुर पहुंचे और मैतेई क्षेत्र में गए, हमें कहा गया कि अगर आपकी सुरक्षा में कोई कुकी होगा तो हम उसकी जान ले लेंगे। उसी तरह जब हम कुकी क्षेत्र में गए तो हमें कहा गया कि अगर मैतेई आपकी सुरक्षा में होगा, हम उसकी जान ले लेंगे। आज वहाँ एक स्टेट नहीं, वहाँ 2 स्टेट हैं। कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि मणिपुर में भारतीय सेना 2 दिन में हालात काबू में ला सकती है, लेकिन पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं और आग को बुझाना नहीं चाहते हैं। पीएम कम से कम मणिपुर जा सकते थे, समुदायों से बात कर सकते थे और कह सकते थे कि मैं आपका पीएम हूँ, आइए बात शुरू करें, लेकिन मुझे कोई इरादा नहीं दिखता। सवाल ये नहीं है कि क्या पीएम मोदी 2024 में पीएम बनेंगे, सवाल मणिपुर का है। अब राहुल गांधी के इस वार पर पीएम मोदी क्या कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन आज राहुल ने पीएम मोदी को आईना जरूर दिखा दिया है। राहुल गांधी ने आज एक बार फिर पीएम मोदी को बड़ी मात दी है। मात तो आज संसद में बीजेपी को भी खानी पड़ी है। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने अपील की थी कि यह सत्र सुचारू रूप से चले, लेकिन सत्र की शुरुआत से लेकर आखिर तक केवल लोकसभा से राज्यसभा तक हंगामे का ही शोर सुनाई दिया। कभी महंगाई तो कभी मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार जमकर घिरी, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव की बारी आई तो केंद्र ने विपक्षी नेताओं को ही खामोश करने की कोशिश की, जिस पर सत्र के आखिरी दिन आज जोरदार हंगामा बरपा। दरअसल संसद में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके विरोध में विपक्ष के नेताओं ने दोनों सदनों में हंगामा किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा की कार्रवाई का बहिष्कार करने का फैसला लिया। बिना विपक्ष के लोकसभा की कार्रवाई चली और बाद में इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी सांसद शामिल हुए।
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का मुद्दा उठाया। हाथ जोड़ते हुए सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि प्लीज मेरा माइक बंद ना करें। खड़गे ने कहा कि हम तो इसमें विश्वास रखते हैं कि कल करने का है तो आज करो, आज करने का है तो अभी करो। डिबेट में छोटी मोटी बात होती रहती है। जब एक दूसरे के विषय में कहते हैं, अगर वो अनपार्लियामेंट्री है, किसी को दुखी करता है, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये अनपार्लियामेंट्री है, ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारे अधीर रंजन चौधरी साहब को निलंबित कर दिया गया। वो बेहद हल्का मामला था, जहां एक तरफ अधीर रंजन चौधरी के सस्पेंशन को लेकर हल्ला बोल हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आप सांसद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया। सांसद संजय सिंह का निलंबन भी बढ़ा दिया गया है। अधीर रंजन समेत तीनों सांसद विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित रहेंगे। इस निलंबन को लेकर ही आज हंगामे का शोर सदन के अंदर से लेकर बाहर तक गूंजा। संसद में सत्ता पक्ष की मनमर्जी आने वाले चुनावों में बीजेपी को भारी पड़ने वाली है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी पर जोरदार हमला करते हुए नीतीश ने कहा, पीएम मोदी विपक्षी एकता से डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन से केंद्र सरकार परेशान है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार, जिन्होंने विपक्षी एकता की पहल करते हुए सभी विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने का काम किया है, अब उनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का आकार और बड़ा होगा। इंडिया के साथ और भी कई दल जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में 26 दल शामिल हैं। ये 26 दल आज पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर पीएम मोदी को चुनौती दे दी है कि 2024 में बीजेपी का सफाया होने वाला है। उन्होंने कहा, अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। और जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी श्रद्धेय अटल जी के सरकार में थे, या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए, उस समय सब लोग रहते थे। अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए, आप चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है और दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं। तब उसको देखने की क्या जरूरत है। अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए अब कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं। तो उनको सीएम नीतीश के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया को पीएम मोदी की ओर से घमंडिया बताए जाने पर आरजेडी नेता ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को जो आशा थी, प्रधानमंत्री उस पर खरे नहीं उतरे। प्रधानमंत्री केवल विपक्ष के लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। देश हित में जो कदम मणिपुर हिंसा को लेकर उठाना चाहिए था, वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई है। नीतीश के इस बयान से सियासी हलचल तेज है। इधर देशद्रोह कानून के खात्मे से भी हलचल तेज है। देश में सबसे ज्यादा अगर किसी कानून का राजनीतिक रूप से गलत इस्तेमाल किया गया तो वो देशद्रोह कानून है। तो राजद्रोह का कानून अब खत्म हो चुका है। अब इस कानून को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही 3 ऐसे बिल भी लोकसभा में लेकर आई है जो कई कानूनों की नई परिभाषा तय करेंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 3 बिल पेश किए। भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल को लोकसभा में पेश किया गया। इसे पेश करते हुए उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे, हम इसे बदल रहे हैं। इसे बदलते हुए नए कानून ला रहे हैं। जिन 3 नए कानूनों की घोषणा की है उनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल है। गृह मंत्री ने कहा कि 1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानून के मुताबिक चलती थी।
3 कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा। इन बिलों के संसद से पास होने और कानून बनने के बाद सबसे बड़ा बदलाव राजद्रोह के मामले में होगा, क्योंकि इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता कही जाएगी। बिल को पेश करते हुए शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून को अंग्रेजों के शासन को बचाने के लिए बनाया गया था। सरकार ने अब राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। इस कानून में इसके साथ साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल और भारत की अखंडता के लिए चुनौती वाले लोगों के लिए पहली बार व्याख्या की गई है। ऐसे लोगों की पूरी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार होगा। महिला उत्पीड़न के मामले में कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि अपराधी जो देश छोड़कर भाग जाते हैं उसके विरुद्ध 10 साल की सजा का प्रावधान बिल में किया गया है। सजा माफी के मामले में भी राज्यों की मनमानी पर अंकुश लगाया गया है। आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 साल के कारावास को 3 साल ही माफ कर सकते हैं। शाह ने कहा, अभी बिहार में कुछ मामले सामने आए हैं। किसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। देशद्रोह के कानून को समाप्त कर सरकार राहत देने की बात कर रही है। इधर बृजभूषण को राहत मिलती नहीं दिख रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव पर रोक लगा दी है। ये चुनाव शनिवार 12 अगस्त को होने थे और चुनाव से 20 घंटे पहले हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, जिसके बाद चुनाव लटकते दिखाई दे रहे हैं। WFI के चुनाव में पहले ही कई महीनों की देरी हो चुकी है। अब आखिरी वक्त में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हाल ही में WFI के पूर्व चीफ और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित कई खिलाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के लिए संजय सिंह और राष्ट्रमंडल खेल 2010 की चैंपियन अनीता शोराण के बीच मुकाबला होगा। बाकी के उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद यही दोनों मैदान में बचे हैं। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह WFI के निर्वर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। वहीं अनीता इस चुनाव में अकेली महिला उम्मीदवार हैं और ये हरियाणा की रहने वाली हैं और राज्य पुलिस में कार्यरत हैं। अनीता ने अपना नामांकन उड़ीसा इकाई के प्रतिनिधि के रूप में भरा है। कुश्ती संघ के चुनाव में मौजूदा समय में 25 इकाइयां हैं। देश के 25 राज्यों में ये इकाइयां हैं और हर इकाई के 2 वोट होते हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि उनके साथ 20 राज्य हैं। संजय सिंह कुश्ती संघ से 2010 से जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश के कुश्ती संघ और राष्ट्रीय कुश्ती संघ दोनों में वो पदाधिकारी रहे हैं। उनके बृजभूषण शरण सिंह के साथ पारिवारिक ताल्लुकात बताए जा रहे हैं और पिछले 3 दशक से दोनों एक दूसरे के करीबी हैं। कोर्ट के इस आदेश से बृजभूषण को जोरदार झटका लगा है। वहीं MP में भी बीजेपी को झटके लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी अपने ही दांव में बुरी तरह से उलझ गई है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी को हिंदुत्व पर ही घेर लिया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह खुद को सबसे बड़ा हिंदूवादी बता रहे हैं और पार्टी ने हिंदुत्व पर आक्रामक अभियान छेड़ रखा है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार हिंदुत्व के मामले में ही बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। धर्म के सहारे राजनीति करने वाले बीजेपी के पैतरे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की रणनीति के आगे फेल साबित हो रहे हैं। इस बार कांग्रेस हिंदुत्व के मामले में ही बीजेपी पर भारी पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी भोपाल में धर्म चौपाल और हनुमान चालीसा का पाठ करा रही है। देश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कथाओं का सहारा ले रही है। पार्टी ने पुजारी प्रकोष्ठ का गठन कर ये साफ कर दिया है कि सत्ता आई तो मंदिरों के पुजारियों को आर्थिक मदद दी जाएगी। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है और अब वो कांग्रेस नेताओं को चुनावी हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कमलनाथ अपनी सरकार के 15 महीने के दौरान किए गए काम को भी सामने रख रहे हैं, जिसमें महाकाल लोक निर्माण से लेकर राम वन गमन पथ का विकास करने जैसे काम गिना रहे हैं। कांग्रेस धर्म चौपाल के सहारे ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस कर रही है। ये चौपाल पूरे प्रदेश में होगी। इस दौरान पार्टी गांवों और कस्बों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। वैसे कमलनाथ सिर्फ हिंदुत्व पर ही फोकस नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर कई योजनाओं को लागू करने की गारंटी भी दी है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए महीना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन बहाली, किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट तक का बिल आधा करने का वादा किया है। कांग्रेस के इन दावों का बीजेपी को तोड़ नहीं मिल रहा है। MP में कांग्रेस की रणनीति से घबराई बीजेपी के बाद देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अब नए क्रिमिनल कानून बन जाएंगे, मगर उनका भी क्या पुराने जैसा हाल होगा कि अपनी मर्जी है, इस्तेमाल करो या ना करो। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में, संसद में विपक्ष से डरी मोदी सरकार के। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था। पिछले कुछ सत्रों की तरह इस बार भी संसद में हंगामा दिखाई दिया। शुरुआती 2 हफ्तों में तो मणिपुर हंगामे में निकल गए। आखिरी हफ्ते में पीएम मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। जहां अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग का विपक्ष ने बहिष्कार किया, तो सरकार ने भी साफ कर दिया कि सदन चलाने के लिए उसे विपक्ष की जरूरत नहीं है और न ही विधेयक पास कराने के लिए उसे विपक्ष का साथ चाहिए। लोकतंत्र में जितनी जरूरत सत्ता पक्ष की है, उतनी ही विपक्ष की है, लेकिन मोदी सरकार को विपक्ष की जरूरत नहीं दिखाई देती और शायद इसलिए वो संसद के मॉनसून सत्र में तभी पहुंचे जब उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर उन्हें खुद जवाब देना था। इसके अलावा चर्चा किसी दूसरे मुद्दे पर सदन में दिखाई दी तो वो दिल्ली सेवा बिल था। इसके अलावा किसी भी विधेयक पर सरकार ने चर्चा नहीं कराई। सरकार का दावा है कि वो चर्चा को तैयार थी, लेकिन विपक्ष ही हंगामा करता रहा और हंगामे के बीच विधेयक आते रहे और पास होते रहे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के कामकाज के बारे में जानकारी देते हुए कहा, इस बार लोकसभा में 20 विधेयक पेश किए गए, जबकि राज्यसभा में 55 विधेयक पेश किए। तीनों विधेयकों को संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, जबकि 23 विधेयक पास किए गए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ एक विधेयक दिल्ली सेवा बिल पर ही विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा लिया, बाकी किसी बिल पर विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। अधिकांश बिल तो संसद में मणिपुर में हो रहे हंगामे के बीच पेश कर दिए गए और बिना चर्चा के ही ध्वनि मत से पास करा दिए गए। यानी सरकार ने बिल पर चर्चा कराने की कोशिश ही नहीं की और बाद में सरकार की ओर से विपक्ष पर ही आरोप लगा दिया गया कि वो चर्चा के लिए ही तैयार नहीं था, जबकि विपक्ष पहले ही दिन से मणिपुर मामले में चर्चा कराने सहित हर मुद्दे पर चर्चा की बात कर रहा था। और मणिपुर पर चर्चा तभी हुई जब विपक्ष लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। विपक्ष के नेताओं का दावा है कि मोदी सरकार विपक्ष के सवालों से डरी हुई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।